shaadi.com का आज ही डाउनलोड कीजिए। कहती है धड़कन कुछ सुनती है, आँखें कुछ कहती है, धड़कन कुछ सुनती है, रह जाते हैं बस कदमों के निशान, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा। आदाब नाज़रीन, परवाज़ निस्वा में आपका खैर मक़दम है। परवाज़ निस्वा में हम आपको ऐसी ख़वातीन के रूबरू लाते हैं जिन्होंने मुल्क और कौम की भलाई के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया, जिन्होंने समाज में सुधार के लिए काम किए, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपने लिए एक ऐसा मकाम पैदा किया जिस पर सबको नाज हो, पूरे मुल्क को नाज हो। हमारी आज की शख्सियत एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने मुस्लिम औरतों की फलाह व बहबूद के लिए अपनी तमाम ज़िंदगी सर्फ कर दी। यही नहीं, जब जब इन औरतों को इनकी ज़रूरत पड़ी, इन्होंने उनके लिए आवाज़ बुलंद की। हमारी आज की शख्सियत हैं ज़ुलेखा जबी साहिबा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पैदा हुई ज़ुलेखा जबी ने अपनी इब्तिदाई तालीम भोपाल में हासिल की। ना सिर्फ वो खुद बल्कि उनके वालिद भी चाहते थे कि वो आला तालीम हासिल करें। मैं जिस परिवार में पैदा हुई वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी और पापा की बिल्कुल ये ख्वाहिश थी कि हमारी परवरिश बहुत अच्छे से हो, वो गरीबी या वो अभाव जो उन्होंने देखा है वो फिर हम लोग ना देखें। उस वक्त के क़दामत पसंद माहौल में एक लड़की की तालीम के लिए हिमायत मिलना खासा मुश्किल था, लेकिन ज़ुलेखा की तकदीर उनके साथ थी। 5वीं के बाद दादा की मर्ज़ी नहीं थी कि मेरी पढ़ाई आगे हो और उन्होंने कहा था उसे कि अब इसको मैंने मतलब फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी शहर में, तो अब्बा जी का ये कहना था कि नहीं, ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है और बच्चे तो जब तक पढ़ेंगे मैं पढ़ाऊँगा। और दादा जान का ये इंसिस्ट था कि नहीं, अब इतनी पढ़ाई हो गई है, काफ़ी है, अब घर में इसको काम सीखना चाहिए। तो एक वो दादा और अब्बा जी के साथ वो चीज़ मैंने जो है मुझे देखने को एक मिली, तो वो भी मुझे अच्छा लगा कि चलिए एक तालीम का माहौल, मतलब एक पढ़ाई का माहौल भी था। और वो पढ़ाई मतलब जो सिर्फ इस मुस्लिम कम्युनिटी होने के नाते जो सिर्फ मदरसों तक होती है ऐसा नहीं था, स्कूल के लिए बेसिकली पापा की परमिशन थी और वो पढ़ाई हुई। ज़ुलेखा खुद तो ज़रूर अच्छी तालीम हासिल करना चाहती थीं, साथ ही उनकी ख्वाहिश थी कि वो तालीम हासिल करने में दूसरे बच्चों की भी मदद करें, ख़ास तौर पर उन बच्चों की जो समाज के कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी थी, अरबी भी पढ़ी उसने, मैंने फ़ाइनल उसमें भी करी, तुम्हारे बीए करी, उर्दू में भी, मतलब कुरान शरीफ पढ़ी, फिर उर्दू पढ़ी, फिर बच्चों को खुद पढ़ाई उसने, उनका एग्ज़ाम दिले, इनके पास पैसे नहीं थे तो अपना खर्चा करके बच्चों को पढ़ाई उसने। कितने गरीब बच्चों को उसने पढ़ाया है, अपने पॉकेट से, पॉकेट मनी में उसके पापा देते तो वो जमा करके रखती थी। वो अपने भाई बहनों को भी उसने पढ़ाया, बाकी मोहल्ले के कितने बच्चों को पढ़ाया उसने उर्दू में, और ख़ुद फाइनल करी, तीनों भाई बहनों को भी पढ़ाई उसने, उनको भी फाइनल में भेजी। 9वीं क्लास में थी जब मैं, तो ये था कि
मेरे मोहल्ले के जहाँ मैं रहती थी उसके पीछे एक स्लम्स था और वहाँ बहुत सारे बच्चे होते थे और वो मदरसे में हमारे साथ पढ़ने आते थे। तो मुझे लगता था ये लोग हिंदी भी पढ़ें और मेरा उनके साथ मिलना जुलना होता था, जो बेसिकली वहाँ पे पापा को पसंद नहीं था कि हम इन बच्चों के साथ मिले जुलें, इनके घर जाएं, उठे बैठें। और उसके लिए जो सख्तियाँ हुई कि और वो सख्तियाँ भी ऐसी हुई थी कि मतलब नहीं जाना चाहिए, हमें नहीं मिलना चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, ये इस तरह की चीज़ें थी। मुझे लगता था कि ये लोग अगर मैं उनको पढ़ा दूंगी तो क्या हो जाएगा। तमाम दुश्वारियों के बावजूद जुलेखा ने दूसरों की मदद करना जारी रखा और तालीम की रोशनी को हर तरफ फैलाना अपना मिशन बना लिया। फिर मैं रिलीजियस की तरफ भी थोड़ा कुछ पढ़ती थी क्योंकि वो माहौल ही था हमारे घर में। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, ख़ासकर लड़कियों की आज़ादी को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनको ज़्यादा पढ़ना चाहिए इसको लेकर। तो फिर ये हुआ कि ठीक है, मोहल्ले के जो मेरे बच्चे हैं, मेरी उम्र के जो है और मुझसे छोटे हैं, ये 2 जनरेशन के साथ मैंने रिश्ता बनाया और फिर उनको उर्दू पढ़ाना शुरू किया। उसको पैसा देते थे तो अपना वो खाती पीती नहीं, तो किसी को किताब की ज़रूरत है उसको पैसा दे देना, कोई भूखा है उसको ला के खाना खिला, अपना नहीं खाती लेकिन वो लोग को खिलाती। वो बहुत अच्छा लगता है। ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसको ऐसी नेक तौफीक दे, किसी की मदद करे। जुलेखा के लिए तालीम का मकसद पैसा कमाना नहीं है, वो तालीम को समाज में तब्दीली लाने का मुअस्सर जरिया समझती हैं। इसी जानिब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने खुद को सहाफत से जोड़ा। जुलेखा ने औरतों के तालीमी मसाइल पर खूब लिखा है। उनमें बेदारी पैदा करने के लिए रोज नए तरीकों पर गौर व फिक्र किया। अपने इलाके की मुस्लिम औरतों की बढ़ी हुई गुर्बत और अफलास को उन्होंने मौजू बनाया। तो बच्चों को ट्रेन करना, बच्चों के साथ काम करना मुझे बचपन से पसंद था और वो करती रही। देशबंधु के संपादक ने मुझे 2-3 बच्चों की ट्रेनिंग में देखा, ललित सुरजन जी, और इन्होंने फिर मुझे 2-3 ट्रेनिंग में खुद बुलवाया भी अपने यहाँ बाल पत्रकारिता की ट्रेनिंग में। जुलेखा के अंदर बचपन ही से अपनी कौम के हालात को बदलने का अज़्म था। उन्होंने कौम की औरतों की बेदारी का बीड़ा उठाया। उन्होंने लोगों के जहन को बदलने के लिए और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए अपनी जिंदगी समाज के नाम वक्फ कर दी। लेकिन इस बीच एक इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ का कि सफदर हाशमी का मर्डर हुआ, एक नाटक करते हुआ, और वो 9 बजे की न्यूज़ हुआ करती थी। उस न्यूज़, और हमारे यहाँ तब टीवी तब आ चुकी थी, तो वो टीवी में उसको देखा था तो ये लगा था ये तो हुआ। लेकिन उसके तीसरे दिन की घटना ने मुझे बिल्कुल भी वो किया, मतलब टर्न किया, मुझे सोचने पे मजबूर किया कि ये क्या होता है। मलयश्री हाशमी ने अपने पूरे ग्रुप को लेकर उसी जगह पर साहिबाबाद में उन्होंने वो प्ले किया, हल्ला बोल। वो पूरा सीन, वो पूरी बातें मेरे दिमाग में आज भी नक्श है। मतलब ये मेरे लिए बिल्कुल नया था और मैं बहुत शॉकिंग थी, इम्प्रेस बहुत थी कि क्या लेडी है ये, ऐसा भी हो सकता है कि मज़दूरों को एकजुट वो कर रहे थे और उनको मार दिया गया। और फिर उनकी फैमिली ने वहाँ पे जाके नाटक किया, पूरे दोस्तों ने किया। तो मतलब लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, हो रहा है देश के अंदर, जहाँ कुछ अच्छा है शायद, और मुझे उसमें शामिल होना चाहिए। अपनी रोशन ख्याली की वजह से जुलेखा बहुत से ऐसे काम कर पाती थीं जो अक्सर किसी आम लड़की को करते हुए नहीं देखा जाता। जुलेखा के घर वाले तरक्की पसंद तो थे, पर चाहते थे कि जुलेखा जो भी करें घर की 4 दीवारी में या उसके आसपास ही करें। उनका घर से दूर जाना घर वालों को गवारा नहीं था। फुटबॉल शौकिया खेलती थी, लेकिन हॉकी की प्लेयर रही हूँ मैं। इंटर स्कूल मैंने खेला और मैं कैप्टन थी अपनी टीम की, और इंटर स्कूल सिलेक्शन टीम बनने के लिए, स्टेट टीम बनने के लिए सागर में एक टूर्नामेंट होने जा रहा था, उसमें हमें खेलने आना था। और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं लड़की हूँ, क्योंकि पापा ने मना कर दिया कि नहीं जा सकते आप। जब लड़कियों को जब एहसास होता है कि वो पहली बार कि वो लड़की थी है, और उसके नाते उनको वो सब कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, उनके
ह्यूमन राइट का वायलेंस हो रहा है, उनके चाइल्डहुड राइट का वायलेंस हो रहा है, ये बहुत बड़े प्यार से फैमिली के अंदर होता है। साथ में ये भी देखा था भोपाल में जब ये वाली बातचीत सारी जो आई, तो तब लगा कि तब मुझे एक नेशनल कन्वेंशन में आना था और पूरी टीम लेकर आना था। उस वक्त ये हुआ कि आप नहीं जाओगे, और तब तक तो मैं वहाँ तक आ चुकी थी कि अब मुझे लग रहा था कि मुझे विरोध करना होगा, क्योंकि अब शायद मैं इस मिशन के बगैर नहीं ज़िंदा रह पाऊँगी। कैरियर वैरियर मैं नहीं जानती थी, इसमें मुझे पैसा मिलेगा मैं ये नहीं जानती थी, लेकिन ये था कि मुझे घर से तो निकलना होगा, मुझे ये करना है। और पापा का तो वो था कि आप सोच लो, वापस के लिए ये दरवाज़ा खुला नहीं मिलेगा। और मैंने तय कर लिया, मैंने घर छोड़ा कायदे से, पहली बार पापा के खिलाफ होके। हौसला हो तो उड़ानों में मज़ा आता है, पर बिखर जाए हवाओं में तो गम मत करना। जुलेखा जमी साहिबा की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि किस तरह हौसलों की परवाज़ होती है, किस तरह हौसले उड़ान भरते हैं, किस तरह हौसलों के सहारे ज़िंदगी को कामयाब किया जा सकता है। जिहालत के सबब मुस्लिम खवातीन के हुकूक का बहुत बड़ा मसला दरपेश था। जुलेखा ने अपने सहाफती कॉलमों में मुस्लिम खवातीन के हालात को भी मौजू बनाया और हुकूक निस्वां पर मुसलसल खामा फरसाई करती रहीं। इमराना का जो केस हुआ, इमराना और गुड़िया का 2 केस एक ही वक्त में हुआ, और उस वक्त शऊर भी था, आ चुका था, और उस वक्त एक अपनी वो भी बन गई थी, तब कहना चाहिए कि एक समझ भी आ गई थी कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं और औरतों के ख़िलाफ़ मज़हब का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए कैसे इस बंदिश को तोड़ा जाए उसी मजहबी तरीक़े से जहाँ मज़हब का इस्तेमाल को हथियार बनाकर औरतों के हक़ छीने जा रहे हैं, और इस्लाम में औरत का हक़ कहीं हक़ तलफ़ी नहीं की गई है। तो इमराना और गुड़िया के इंसिडेंट ने मुझे अंदर तक हिला दिया, और मुझे लगा कि अभी तक जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, मेरी पहचान एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे थी, एक पत्रकार के तौर पे थी, उसमें एक चीज़ और जुड़ गई, मुस्लिम एक्टिविस्ट के। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने गुड़िया और इमराना का जो पूरा केस रहा कि भाई उसके ससुर ने उसके साथ रेप किया इमराना के साथ में, और उसको कह दिया गया कि ठीक है वो अब अपने ससुर की वाइफ हो गई है और बेटे की बीवी, मतलब अपने शौहर की माँ हो गई है। तो इसने फिर मुझे रुजू किया कि मैं पढ़ूं कि वाकई इस्लाम है क्या, और मैंने तो पूरा ज़मीन आसमान का फ़र्क पाया कि ये बिल्कुल गलत बात थी, और उसको मज़हब के नाम पे उस पर वो किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा हमको अफसोस वहाँ हुआ कि जब हमने विमेन कमीशन से बात की कि ये हुआ है, ये गलत है, इस पर विमेन कमीशन को एक डेलीगेशन भेजना चाहिए, तो विमेन कमीशन का जवाब ये था कि देखिए भाई, ये मुसलमानों का मामला है और आप अपने शरिया में जाइए, हम इसमें आगे हाथ नहीं आएंगे क्योंकि सारे मुसलमान हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तब लगा कि ये शरिया कोर्ट इस देश में एक अलग पैरेलल अदालत चलाएगी। हम नागरिक नहीं हैं, हम इस देश की औरत नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे साथ कुछ भी होगा तो हमको शरिया में जाना पड़ेगा। इसने फिर मुझे ये किया कि फिर मैं पढ़ूं, डीप में जाऊं, और मैंने पाया कि ये चीज़ें गलत हैं। जुलेखा की कोशिशों का दायरा यहीं तक महदूद नहीं रहा। उन्होंने अपने कुछ साथियों से मिलकर सन 2009 में मुस्लिम खवातीन की तहरीक की बुनियाद डाली। इसके तहत उन्होंने मुख्तलिफ सिमतों में काम करना शुरू किया। उन्होंने मुस्लिम औरतों को समाज की क़यादत और रहबरी के लिए उभारा, उनके मसाइल सुने, उनके हल बताए और अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आमादा किया। तो उससे ये हुआ कि इमराना और गुड़िया के केस ने इस देश की तमाम मुस्लिम औरतों को, जो औरतों के राइट के लिए काम कर रही थी, इनको बहुत हिला दिया। अब फिर अंदर भी बातचीत शुरू हुई। उससे पहले एक पूरा मूवमेंट जब इस देश में चला था कॉमन सिविल कोड को लेकर, तो वहाँ भी एक तरह से बातचीत तो शुरू हुई थी कि भाई ये कॉमन सिविल कोड होना तो चाहिए, लेकिन कौन सा कॉमन सिविल कोड होना चाहिए? हर धर्म के अपने अंदर ही औरतों के अधिकार छीने गए हैं, तो फिर धर्म के अंदर से ही बात उठनी चाहिए। तो इमराना और गुड़िया के उस पूरे इंसिडेंट ने इस देश के मुस्लिम विमेन एक्टिविस्ट को
ये सोचने पे मजबूर किया कि उनको इस पर तो पहल करनी पड़ेगी, इनको देखना पड़ेगा। और फिर लगातार बैठकें होती गई और करीब मतलब 2008 मतलब 7 से ये कोशिश जारी थी। पर्सनल लॉ पर, पर्सनल लॉ क्या है, उसकी हकीकत क्या है, वाकई में मज़हब क्या है, मज़हब क्या कहता है, शरिया कैसे बना, ये सारी चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही थी वुमेन राइट को ही लेकर। और 2009 में हम पहुँचे कि नहीं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस देश के अंदर होना चाहिए जब इस तरह की कोई घटनाएं हों और यहाँ का मर्दवादी, मुस्लिम मर्दवादी समाज जो औरतों के हक छीन के उसके ऊपर बैठा हुआ है, उसको जवाब दिया जा सके। ये ज़रूरत महसूस हुई और करीब 12-15 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक ये प्लेटफॉर्म बनाया और इसका नाम रखा भारतीय मुस्लिम महिला और आंदोलन। कि हम महिलाएं हैं, भारत की महिलाएं हैं और मुस्लिम महिलाएं हैं। हम ये तहरीक चला रहे हैं कि इस मुल्क की मुसलमान औरतें इस देश की नागरिक हैं और संविधान उनको बराबरी का हक देता है। दूसरी बात, हम भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन मज़हब के उन तमाम ठेकेदारों के ख़िलाफ़ जो मज़हब का सहारा लेके औरत के इंसानी हक़ को, मुसलमान औरत के इंसानी हक़ को छीन रहे हैं, हम उसके ख़िलाफ़ भी आंदोलन करेंगे। तो ये 2 मैसेज था हमारा। मुस्लिम ख़वातीन की तहरीक का एक मकसद ये भी है कि मुस्लिम लड़कियों को तालीमी और समाजी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम किया जाए। जुलेखा का मानना है कि मुस्लिम लड़कियों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। मुस्लिम ख़वातीन की तहरीक हिंदुस्तान के ताबनाक मुस्तकबिल को मुस्लिम लड़कियों की तरक्की में मुज़मिर समझती है। ज़मीनी काम यह है कि डे टू डे की प्रॉब्लम औरतों की एज ए मुस्लिम औरत, एज ए नागरिक, ये दोनों तरह की प्रॉब्लम उससे उसको जागरूक करते हुए और इसके साथ ही साथ में कम्युनल वायलेंस जो उसके साथ हो रहा है, जो देश में पूरा एक कम्युनल माहौल पैदा किया जा रहा है, उससे जो मुसलमान औरत दो चार हो रही है, उसके लिए अवेयरनेस, उससे उबरने के उपाय, उससे लड़ने के लिए एकजुटता। और मुल्क में जितना भी स्ट्रगल चल रहा है देश और दुनिया में, जो मार्जिनलाइज तबकों का है, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में मुसलमान औरत को जोड़ना, उसकी लड़ाई को उसके साथ मिलाना, ये इस आंदोलन का मकसद है जिसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। जुलेखा जबी ने अपने माशरे में सुधार के लिए बहुत जद्दोजहद की। जब वो उन दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनी जिनकी कोई नहीं सुनता था, तो उनको बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ा। वो हर रुकावट से टकराई। उन्होंने जैसे जैसे रुकावट बढ़ती थी, उनकी आवाज़ बुलंद होती जाती थी, उनके हौसले मजबूत होते चले जाते थे। वो कहती थी कि न राहें सख्त होती हैं, न मंजिल दूर होती है, मगर एहसास नाकामी थका देता है राही को। वो थकी नहीं, बल्कि आगे बढ़ती रही। जुलेखा जिस रास्ते पर चल निकली हैं, उस पर कांटों के सिवाय कुछ भी नहीं। परेशानियों और दुश्वारियों से भरे इस सफर में मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं। इसमें दिक्कतें बेशुमार हैं। देखिए, दिक्कतें तो एक ही आई कि आपने मर्दों के गढ़ में, कायदे से कहें तो बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है। वो समाज जो अपने घेटों में रहता है, जो समझता है औरतें उसकी जागीर हैं, उन औरतों को आप इस्लाम में हक देने की बात कर रहे हो और ये भी कह रहे हो कि वो मज़हब ने दिए हुए हैं। तो ये तो बहुत कठिन था। और जितना ऑर्थोडॉक्स है मुस्लिम समाज, जितना फ्यूडलिज़म है यहाँ, बाकी जगह तो उतना नहीं है। और ये कई तरह के हमले झेलने पड़े हमको। हम ये कहते हैं कि बेटा देखना, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो किसी का बुरा ना हो जाए। तुम दौड़ अच्छे के लिए दौड़ रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है, कई दोस्त कई दुश्मन होते हैं, उल्टा बोलते नहीं अम्मी ऐसा कुछ नहीं, मैं तो अल्लाह भरोसा निकलती हूँ, मेरे को कुछ नहीं होगा। कई बार इसने बाहर लाठी डंडा चलता है, बाहर कितनी बार उसको चोट लगी है, तो हम डरते थे। देर हो जाता रात में तो हमको घबराहट होती थी, बेटा सब तुम बोलती अम्मी मौत आना होगा तो घर में भी रहेंगे तो मौत आएगी। अब हमारी कोई ऐसी है तो उसी में हो जाएगा। उसमें घर में बैठे रहने से तो कुछ नहीं होता ना, कोई लालच दे रहा है, कुछ कर रहा है नहीं। एक बार बहुत बड़ी टीम आई थी, किसी मतलब आदिवासी किसी का ज़मीन मतलब ये हो गया था ना, तो उन लोग बिलासपुर में, तो वहाँ के जो उसके हक के लिए लड़ रही थी लड़की, तो वो बड़े आदमी का फ़ोन आया
कि बोले आप अपनी लड़की को समझा दो, बोले हम गाड़ी देंगे, घर देंगे, बंगला देंगे, वो मतलब ये वाला केस छोड़ दे। हमें डर, जब ऐसा फ़ोन आया उसका तो हमको बहुत डर लगा। हम इसको बोले बेटा, तो बोलती अम्मी आपने डाले क्यों, आपको बोल देना था। फिर उसने फ़ोन में फिर बोली कि आपकी गाड़ी और बंगला नहीं चाहिए, मैं किसी गरीब का नहीं ये करना, आपको गाड़ी बंगला देना तो किसी और को दे दो। हम नहीं चाहिए, हम क्यों किसी का हक लेके नहीं करते, जिसकी ज़मीन है उनको तुम दो ना, उस गरीबों का ज़मीन दबा के तुम क्या कर रहे हो। तो हमको बहुत डर लगता था, ये लड़की बाहर जाती है तो अभी भी कभी कभी लगता है, बोलती है अम्मी अब डरने की बात नहीं है, हम जा रहे हैं अपने इससे जा रहे हैं। जुलेखा में एक बड़ी बात यह है कि ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ में रहते हुए और उन हालात में जो छत्तीसगढ़ में हालात हैं उसमें लगातार आवाज़ उठाते रहना और बेझिझक बेडर, जो कोई भी आपके सामने कितनी भी बड़ी फोर्स क्यों ना हो, ये जानते हुए कि आपके ऊपर अटैक हो सकता है, ये जानते हुए कि आपको उठाया जा सकता है, और चाहे वो एजेंसीज़ हो या स्टेट हो, कोई भी आपको चाहे तो ख़त्म, ये सब कुछ जानते हुए लड़ते रहना, मेरे ख़्याल में इससे बड़ी बात कोई भी किसी भी फाइटर के लिए नहीं हो सकती। और जुलेखा में ये बात है, हक़ के लिए लड़ना, और सिर्फ ये नहीं कि किसी एक चीज़, जो भी जहाँ भी जो भी नाइंसाफ़ी है, चाहे वो औरत का मामला है, डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे वो कोई भी विमेन राइट्स की बात है या ऑर्डिनरी मार्जिनलाइज सेक्शंस की लड़ाई है, हर वक्त हर लड़ाई में कूदने के लिए तैयार रहना, ये एक जुलेखा की बड़ी बात है। और उसमें उसकी हिम्मत और उसका जज्बा जो है वो अनकम्पेरेबल है। अपनी हिम्मत और जज्बे के लिए तमाम तरह की मुश्किलात के बावजूद जुलेखा पीछे मुड़कर देखने को तैयार नहीं। ख़वातीन के हुकूक और समाजी बराबरी का ख्वाब जो उन्होंने मुल्क की लाखों बहनों के लिए देखा है, उसे पूरा किए बिना रुकना नहीं चाहती जुलेखा। दो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, मतलब मैं अपना काम जो देखती हूँ, सबसे पहले जाहिर है उस कम्युनिटी से हूँ तो उस कम्युनिटी में एक बदलाव हो, औरतों को वो हक़ मिले जो इस कम्युनिटी के मानने वालों को उसके खुदा ने दिया हुआ है। एक तो मजहबी तौर पे मैं ये देख पाती हूँ, और वो एक लड़ाई है, एक ऐसा समाज हो जो औरत को बराबर का दर्जा दे। मुस्लिम समाज की बात कर रही हूँ, जहाँ औरत अपने फ़ैसले ले सके, किसी भी तरह के फ़ैसले, चाहे शादी करने को लेकर हो, न करने को लेकर हो, पति के साथ रहने को लेकर हो, न रहने को लेकर हो, बच्चे को रखने का लेकर हो, न रखने को लेकर हो, अपनी प्रॉपर्टी को रखने का हो या किसी को देने का हो, वो फ़ैसले लेने का उसे हक़ मिले जो मज़हब ने उसे दिया है। ये तो हुआ। दूसरी तरफ एज ए नागरिक मुझे लगता है एक ऐसा समाज जहाँ सबको इंसाफ मिले, वो किसी कम्युनिटी का हो, किसी इकोनॉमिकल स्टेटस का हो, किसी भी तरह के, औरत हो या मर्द हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, उसे बराबर का हक़ मिले। अगर उसके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है तो उसे हक़ मिले और उसे बराबरी से देखा जाए। जुलेखा ने अपने हौसले और जज्बे से उन ख़वातीन को मुतासिर किया जो हमेशा से दबाई जाती रही हैं। वो मानती हैं कि अपने हुकूक के लिए ख़वातीन का आवाज़ उठाना निहायत ज़रूरी है और अपनी खुद एहतरामी की जंग में सभी को शामिल होना चाहिए। उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। और आज हम जिस दौर में हैं एज ए वुमेन, मुझे लगता है कि हर तरह से हम पर जो हमले हो रहे हैं, हम पर से मेरा मतलब है कि तमाम औरतों पर, वो किसी भी मज़हब की हो, किसी कम्युनिटी की हो, किसी ज़ात की हो, किसी प्रांत में रहती हो, जिस तरह से उसके आज़ादी से ज़िंदा रहने के, बोलने के, हंसने खेलने के, फ़ैसले लेने की आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ उसे खड़ा होना चाहिए। हम देखते हैं कि हुकूमतें समाज में ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए बहुत से मंसूबे तरतीब देती हैं, बहुत सी स्कीमें चलाती हैं, मगर इन औरतों तक इन स्कीमों और मंसूबों का फ़ायदा इसलिए नहीं पहुंच पाता कि उन्हें इन स्कीमों के बारे में पता ही नहीं चलता। लेकिन जुलेखा जबी साहिबा ने अपने इलाके की औरतों को इन स्कीमों के बारे में बताया, इनके फ़ायदे उन तक पहुंचाने की कोशिशें की। हालांकि उन्हें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन वो कभी नाकाम नहीं हुई और उनके हौसलों ने दम नहीं तोड़ा।